नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात और फसक का फंचा लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। आज हमारे हैंडसम मुख्यमंत्री जी का जलंबार है बल, तो सबसे पहले तो उन्हें बहुत बहुत बधाई। वो दीर्घायु हों, सदा स्वस्थ रहें और कभी कभी राज्य हित में भी काम कर लें, तो उनके जन्मदिन की बधाई हम पूरे उत्साह से जनता को भी दे सकें कि उन्होंने एक काबिल नेता चुना है। बहरहाल, आज के सभी बड़े अखबार उन्हें बधाई देते हुए विज्ञापनों का गर्भ धारण किए हुए दिखे। सरकार पर बलिहारी जाते इन अखबारों को देखकर एक किस्सा याद हो आया, जिसका जिक्र रामचंद्र गुहा की चर्चित किताब इंडिया आफ्टर गांधी में मिलता है। ये किस्सा है साल 1977 का। आपातकाल खत्म हुआ ही था और विपक्ष एकजुट होकर जनता पार्टी का गठन कर चुका था। इसे देखते हुए बाबू जगजीवन राम ने भी केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई और ऐलान कर दिया कि वो जनता पार्टी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। उधर लोकनायक जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के खिलाफ देश भर में रैलियां कर रहे थे और पटना, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, चंडीगढ़, हैदराबाद, इंदौर, पुणे और रतलाम में जनसभाएं करते हुए वो मार्च में दिल्ली पहुंच रहे थे। मार्च के ही तीसरे हफ्ते में चुनाव होने थे। बाबू जगजीवन राम ने घोषणा की कि 6 मार्च को दिल्ली में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी के नाम से भी जाना जाता था, उस दौर में दलितों के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। उनके जनता पार्टी के साथ मिलकर रैली करने की घोषणा से कांग्रेस का घबराना स्वाभाविक था, तो कांग्रेस ने एक चाल चली। उसने ठीक इस रैली के समय दूरदर्शन पर ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी का प्रसारण करने की घोषणा कर दी। तब सिर्फ दूरदर्शन ही एकमात्र चैनल हुआ करता था और अगर किसी आम दिन में इस फिल्म का प्रसारण होता तो लगभग आधी दिल्ली टीवी स्क्रीन से वैसे ही चिपकी हुई मिलती जैसे कभी चंद्रकांता या महाभारत के प्रसारण के वक्त मिलती थी। लेकिन 6 मार्च 1977 के दिन ऐसा नहीं हुआ। करीब 10 लाख लोग उस दिन बाबूजी की रैली में पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस के अत्याचारों के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। इस घटना के अगले दिन एक अखबार की हेडलाइन थी कि आज बाबूजी ने बॉबी पर जीत हासिल कर ली। इस किस्से का जिक्र आज इसलिए क्योंकि बीते 1-2 दिन में उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ अंकिता हत्याकांड के 2 साल बीत जाने के बाद भी न तो अब तक आरोपियों को सजा हुई है और न ही इस मामले में वीआईपी का नाम सार्वजनिक हुआ है। ऐसे में जब हजारों लोग अंकिता को न्याय दिलाने के सवाल पर सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो ठीक उसी वक्त उत्तराखंड क्रिकेट लीग का धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। जनता को बलवाने के लिए सरकार पूरी तरह से कामयाब भी हो रही है, क्योंकि सत्ता का चरित्र भले ही आज भी 1970 के दशक वाला ही हो, लेकिन अखबारों का चरित्र अब पूरी तरह बदल चुका है। जहां उस दौर में अखबार सत्ता के दमन के खिलाफ जनता के साथ खड़े मिलते थे, वहीं अब अखबार सत्ता के दरबार में पातर बन गए हैं। आज के ही अखबार उठाकर देख लीजिए, इनमें क्रिकेट लीग की खबरें तो जमकर हैं, लेकिन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे लोगों की कोई खबर नहीं है। अखबारों के फ्रंट पेज अब 1 से बढ़कर 3 या 4 हो गए हैं, जिनमें ऊपर मास्टहेड लगा होता है और नीचे विज्ञापन। कभी कभी एक आध बुरकनी खबर इन 4-5 फ्रंट पेजों में से किसी एक पेज पर छपी दिख भी जाती है, लेकिन वो भी खबर के नाम पर विज्ञापन ही होती है। आज के अखबारों को ही देखिए, इनमें मुख्यमंत्री के जन्मदिन के विज्ञापन हैं और क्रिकेट लीग की खबरें। और खबरें भी क्या, बल गायक से सांसद हुए मनोज तिवारी ने जब चट्ट देनी मार देली खींच के तमाचा गाया तो पूरा स्टेडियम झूम उठा। तमाचा तो असल में ये अखबार प्रदेश की जनता के मुंह पर मार रहे हैं, जब प्रायोजित खबरों से लबालब पन्ने रंगीन करते हुए असल मुद्दों को सिरे से गायब कर दे रहे हैं। हमारा न तो क्रिकेट से बैर है और न ही क्रिकेट लीग जैसे आयोजनों से, बल्कि ऐसे आयोजन पूरी पारदर्शिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ताकि प्रदेश के युवाओं को क्रिकेट जैसे कमाऊ खेल में आगे बढ़ने के मौके मिले। लेकिन क्रिकेट के नाम पर पैसों की कैसी छरवाली लगाई जा रही है, यहाँ के बच्चों के साथ कैसे भेदभाव हो रहा है और कई सालों से उत्तराखंड क्रिकेट का मीट भात बनाकर कौन कौन सपोर्ट रहा है, ये हम अपनी विशेष डॉक्यूमेंट्री गोल्डन डक में पहले ही दिखा चुके हैं। इसके अलावा इतने बड़े आयोजन में जब बी प्राक और तमाम अन्य गायकों को मोटी रकम खर्च करते हुए बुलाया जा सकता है, तो अपने प्रदेश के कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार के कलाकारों को क्यों नहीं? ये सवाल भी अखबार कभी पूछने की हिम्मत नहीं करते। क्या हमारे पहाड़ी कलाकार सिर्फ छोटे आयोजनों में, नगर पालिका के हॉल और पंचायत के कमरों में मामूली रकम देकर परफॉर्म करवाने के लिए ही हैं? क्यों नेगी जी जैसे कलाकारों या पांडवास जैसे युवाओं को इन बड़े आयोजनों में नहीं बुलाया जाता? बड़े अखबार कभी ये सवाल भी नहीं उठाते, क्योंकि उनके विज्ञापन सरकार के हाथों में हैं और अखबार मालिकों को पत्रकारिता नहीं बल्कि विशुद्ध धंधा करना है।
बाकी उनके पत्रकार इसी में खुश हो जाते हैं कि उन्हें मैच देखने के लिए एक विशेष सीट दे दी गई और चाय के एक प्याले के साथ 2 बिस्कुट भी डाले गए, माफ़ कीजिएगा 2 बिस्कुट भी दिए गए, तो नौकरी की नौकरी हो गई और भोजपुरी गानों का आनंद लेते हुए सेल्फी खींचकर फेसबुक पर भी ठेल दी गई कि आहा आज तो बिजा मजा आ गया। ऊपर से ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री का जन्मदिन और अगले दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन आ जाए तब तो अखबारों की पूरी च्वांचा। आज के अखबारों में मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई वाले मोटे मोटे विज्ञापन हैं। कल के अखबार में प्रधानमंत्री को बधाई देने वाले विज्ञापन होंगे। मजे ही मजे। वैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक ही दिन में इन दोनों को बधाई देके पुगा दिया। उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू की तरह, जिन्होंने किसी अखबार में फुल पेज तो किसी में हाफ पेज विज्ञापन देते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को एक साथ बधाई दे दी। अब ये बधाई संदेश अगर उन्होंने अपने निजी खर्चे से दिए हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये बोर्ड के खर्चे से छपवाए गए हैं तो कंडाली की एक झपाक इन्हें भी लगाते हुए पूरा हिसाब वसूला जाना चाहिए। अखबारों की दुर्गत और कुकरगत अब ऐसी हो गई है कि उन पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एक्स्ट्रा कवर तो क्या, डिस्कोर्स का पूरा स्टेडियम भी कम पड़ जाए। मैनेज हो जाना ही अब अखबारों की नियति बन गई है और इसके लिए सरकारों को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। इस मामले में सभी सरकारें ज़बरदस्त काम कर रही हैं और अपने धामी जी भी इसमें पीछे नहीं हैं। तो उन्हें एक बार फिर से बधाई। हैप्पी बर्थडे धामी जी, छवि चमकाने में नहीं खामी जी। आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। पिछले हफ्ते एक खबर आई कि चोरों ने देहरादून के घंटा घर से केबल और टोंटियां भी चुरा ली। जमा ही बिजोग पड़ गया उत्तराखंड में। ऐसी ऐसी चोरी की खबरें आ रही हैं जिन्हें देख के लगता है कि चोर ऐसी चोरी कुछ पाने कमाने के लिए नहीं बल्कि पुलिस से मजे लेने के लिए कर रहे हैं। आजकल ही बात देखो कि शहर के बीचों बीच घंटा घर में ही चोरी हो रही है। इन टोंटियों से चोरों को पैसा तो कितना मिला होगा, लेकिन पुलिस की नाक उन्होंने पूरी तरह धधोड़ के रख दी है। इससे भी अतरंगी चोरी की एक और खबर पिछले हफ्ते आई। खबर है कि किसी ने प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति के घर से पैसे और अन्य कीमती सामान तो चुराया ही, साथ साथ उनका नाम और एड्रेस भी चुरा लिया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बीते दिनों बरेली में एक एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें बताया गया है कि कल्पना मिश्रा उर्फ कल्पना चतुर्वेदी नाम की एक महिला उनका और उनके पति का नाम का इस्तेमाल करते हुए उगाही कर रही है। बताया जा रहा है कि उसके आधार कार्ड और पासपोर्ट में भी रेखा आर्य के पति का नाम दर्ज है और उन्हीं के घर के एड्रेस पर ये डॉक्यूमेंट बनवाए गए हैं। एफआईआर में ये भी दर्ज है कि कल्पना ने रेखा आर्य के पति के घर से 7 लाख रुपए और कुछ जेवर भी चुराए हैं। इसके साथ ही वो एक गाड़ी में उत्तराखंड शासन का बोर्ड, नीली बत्ती और हूटर लगाकर भी घूमा करती थी। इस अखला चकली वाली चोरी की घटना को चुगलैरों ने कुछ और खरोल दिया है और खुजिया कर ऐसी फोटो निकाल दी हैं जो बता रही हैं कि कथित चोर यानी कल्पना मिश्रा रेखा आर्य और उनके पति की पुरानी परिचित हैं। काफ़ी समय से उक्त चोर बल उनके ही घर में रहा करती थी, आया जाया करती थी, फंक्शंस में जाती थी और इसकी फ़ोटो पोस्ट भी करती थी। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले के सभी पक्षों को झपका रही है। पिछला हफ्ता आपदा की दृष्टि से भी उत्तराखंड के लिए कई बुरी खबरें लेकर आया। पिथौरागढ़ और चंपावत में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हुई और प्रदेश की कुल 435 सड़कें इस दौरान टूट गई। इनमें से 375 ग्रामीण सड़कें हैं और 60 मुख्य मार्ग। वैज्ञानिकों ने इस साल हो रही बारिश को 2013 जितना ही खतरनाक बताया है। हालांकि बीते 2-3 दिन में उतनी बारिश नहीं हुई जिसकी संभावनाएं जताई गई थी, लेकिन इस दौरान प्रशासन ने जो सतर्कता दिखाई उसकी तारीफ की जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर भले ही कुछ लोग स्कूलों में अवकाश किए जाने को लेकर मजाक बना रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने स्कूल बंद करने का जो निर्णय लिया वो पूरी तरह से तर्कसम्मत नजर आता है। ऐसे ही सरकार अगर सड़क चौड़ीकरण को लेकर भी वैज्ञानिकों के सुझावों पर अमल करे तो बारिश और आपदाओं के नुकसानों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। असल में सरकार को सड़क बनवाने या चौड़ी करने से भी मतलब नहीं होता, उन्हें मतलब होता है बड़े प्रोजेक्ट में मिलने वाले मोटे कमीशन से। इसीलिए पहले से बनी हुई सड़कों को और ज़्यादा चौड़ा करने के लिए हज़ारों पेड़ों का कटान स्वीकृत कर लिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ डुबुक गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंचती, जबकि वहां के ग्रामीण लंबे समय से इसके लिए आंदोलन छेड़े हुए हैं। बल्कि इस गांव की रहने वाली एक 100 साल की बुजुर्ग महिला भी इन दिनों हड़ताल पर है, लेकिन सरकार ने पूरी तरह से बौग मारी हुई है। आप ही सोचिए, जिस महिला ने अपने जीवन के 100 साल बिना सड़क के काट लिए हैं, वो अब सड़क के आंदोलन में क्यों शामिल हैं? क्योंकि उन्हें फिक्र है कि उनकी आने वाली पीढ़ियां कम से कम वो कठिनाई न झेलें जो उन्होंने ताउम्र झेली है। कवि महेश पुनेठा जी ने लिखा है, सड़क तुम अब आई हो गांव, जब पूरा गांव शहर जा चुका है।
ये 2 पंक्तियां पहाड़ का पूरा मर्म समेटे हुए नजर आती हैं। पूरे गांव के शहर चले जाने के बाद अगर सड़क गांव तक आ भी जाए तो उसका क्या ही औचित्य होगा। बीते हफ्ते प्रदेश के बेरोजगार युवा भी आंदोलनरत रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट बारामासा पर आपने देखी। भर्तियों में हो रहे घोटालों और नौकरियों में 100 तरह की धांधलियों के बीच प्रदेश के युवा आक्रोशित हैं। हल्द्वानी में रहने वाले ललित मोहन पांडे ने बारामासा को लिखा है, ड्राफ्ट्समैन की भर्ती के लिए साल 2021 में विज्ञापन आया था। यूके SSSC के नकल प्रकरण के बाद यूके PSC को ये भर्ती ट्रांसफर की गई। यूके PSC ने 5 नवंबर 2023 को इसकी परीक्षा आयोजित की और 21 दिसंबर को परिणाम घोषित कर दिए गए। दस्तावेज सत्यापन जनवरी 2024 में पूरा कर लिया गया, लेकिन तब से 9 महीने बीत जाने के बाद भी अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है। 2021 से आज तक इंतजार करते करते हम अब थक चुके हैं। आयोग की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही कि रिजल्ट कब आएगा। जितना लेट होता जाता है उतना ही रिजल्ट में धांधली का डर भी बढ़ता रहता है। अब उम्र भी निकली जा रही है। प्रदेश के हजारों युवा ललित जैसी ही मनोदशा में हैं, लेकिन सरकार के पास एक अचूक झुंझुना है जिसे वो पिछले कई सालों से हजारों युवाओं को थमाने में सफल हो रही है। ये झुंझुना है सांप्रदायिक द्वेष का, जिसे बजाने में मौजूदा सरकार माहिर है। प्रदेश के न जाने कितने ही युवा इस ट्रैप में आसानी से फंसते भी हैं और तमाम ज़रूरी सवालों को छोड़कर कभी सोशल मीडिया पर तो कभी सड़कों पर सांप्रदायिक घुट्टी से उपजा जहर निकालने लगते हैं। प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जो एक हद से ज़्यादा बढ़ने पर हमेशा ही खतरनाक होता है, लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने होंगे, रिलायबल सर्वेस करने होंगे और उनके आधार पर कदम उठाने होंगे। लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि ये करना चुनौती भरा भी है और इसमें मेहनत भी लगती है। इसलिए सरकार के लिए सबसे आसान है कि एक संप्रदाय को इसका दोषी ठहरा दिया जाए और लोगों को आपस में लड़ने भिड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। भारत में ही नहीं, ये फॉर्मूला दुनिया भर में ट्राइड एंड टेस्टेड है, लेकिन पूरी दुनिया का इतिहास देख लीजिए, सांप्रदायिक द्वेष बढ़ने के बाद हर मुल्क ने सिर्फ पतन ही देखा है। प्रदेश के कोने कोने में उगाई हिंदू सेना से जुड़े लोग बयान देते हैं कि हम अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। ये अच्छी बात है कि लोग बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि अंकिता की हत्या से लेकर आए दिन जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें बहन बेटियों पर अत्याचार करने वाले सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोग ही हैं। उन पर सवाल उठाने की जगह कुछ संगठन इसमें अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं और जगह जगह एक धर्म विशेष के खिलाफ माहौल बनाकर खुद नेता हो जाने की फिराक में है। इस नेतागिरी की राह में अगर कुछ घर फूंक भी दिए जाएं और कुछ लोग मार भी दिए जाएं तो इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इन्हें प्रदेश की महिलाओं की इज्जत की जरा सी भी फिक्र होती तो ये कभी कांग्रेस भाजपा के झंडे डंडे उठाए नहीं घूम रहे होते, बल्कि अपने नेताओं से सवाल करते कि उन मुकदमों का आखिर क्या हुआ जिनमें प्रदेश की महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को न्याय मिलना था। 2 अक्टूबर 1994 उत्तराखंड के इतिहास का सबसे काला दिन रहा है। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में इस दिन जो बर्बरता हुई थी उसे पूरे देश के इतिहास में पुलिसिया बर्बरता की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक माना जाता है। न जाने कितनी ही पहाड़ी महिलाओं के साथ इस दिन उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने बलात्कार किया था। कई साल इन महिलाओं ने अदालतों के चक्कर काटे, इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। साल 2000 में जब उत्तराखंड राज्य बना तो इन महिलाओं को उम्मीद बंधी कि अब तो इन्हें न्याय मिल ही जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये महिलाएं जब राज्य बनने के बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंची तो वहां क्या हुआ? इन महिलाओं पर तंज कसे गए कि देखो वो आ गई मुजफ्फरनगर कांड वाली। आज 30 साल बाद भी मुजफ्फरनगर कांड के पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला है। इससे भी दुखद ये है कि हमारे नेताओं को इसकी जानकारी तक नहीं कि उन मुकदमों का आखिर क्या हुआ जो इस संबंध में दाखिल हुए थे। ये सारे मुकदमे अब मुजफ्फरनगर की अदालतों में इतने गहरे दफन हो चुके हैं कि न्याय की उम्मीद तक नहीं बची। पड़ोस के जुम्मन पर खौबाग बनने से कुछ नहीं होगा, सिवाय इसके कि आप लोग एक बार फिर से सांप्रदायिक ताकतों के हाथ कठपुतली बनकर ठगे जाएंगे। अगर पहाड़ की महिलाओं की सच में फिक्र है, उनकी अस्मिता पर हुए हमले अगर सच में आपका खून खौलाते हैं, तो प्रदेश के वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों की आंखों में आंखें डालकर पूछिए कि उन्होंने इतने सालों में इन महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए आखिर क्या किया। पहाड़ की जिन महिलाओं ने इस राज्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उनकी इन नेताओं ने कभी सुध तक नहीं ली। लेकिन पिछले कुछ सालों में पहाड़ को एक लेबोरेटरी और हम लोगों को गिनी पिग बना दिया गया है, जहां हिंदुत्व के नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और हम आज भी इसे समझने में लगातार चूक रहे हैं। हम उस समृद्ध विरासत के वारिस हैं जहां भाईचारा हमें पीढ़ियों से मिला है। हमारे पहाड़ में सैयद की जागर परंपरा है। यहाँ सैयद का जागर उसी उत्साह से लगाया जाता रहा है जिस उत्साह से नरसिंह का।
हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर को अगर छोड़ भी दें और सिर्फ पहाड़ों को ही देखें तो टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, इनमें न जाने कितने ही गांव हैं जहां मुस्लिम आबादी सदियों से रहती आई है। हमारी कई रामलीलाएं इन्हीं मुस्लिम भाइयों के सहयोग से जीवित हैं। वो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, जिनके खिलाफ अब नफरत का एक नया माहौल खड़ा किया जा रहा है, जैसे वही हमारे दुश्मन हों। हाँ, ये भी हकीकत है कि पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड की जनसांख्यिकी बहुत तेजी से बदली है, जिस पर आंख बंद कर लेना एक नादानी है। इस पर विस्तार से चर्चा और सही कदम उठाए जाने की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी आड़ में कुछ लोगों को नफरती राजनीति करने का मौका थमा देना इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। सांप्रदायिक कट्टरपन एक समाज को कहां पहुंचाता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पड़ोस में ही है। पाकिस्तान की जो दुर्दशा है उसका मूल यही है कि वहां उन्होंने अपने अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं के साथ क्या किया। हम अगर उन जैसा ही बनने को लालायित हैं तो हमारा हाल भी उनके जैसा ही होगा, ये हमें मालूम होना चाहिए। कुछ साल पहले पाकिस्तान की एक शायरा ने हिंदुस्तान में बदलते माहौल पर एक तंज करती हुई कविता लिखी थी। इस कविता को सुनिए, क्योंकि ये एक भुक्तभोगी की लिखी हुई है। उनका नाम है फहमीदा रियाज, जिन्हें उनके मुल्क में कई लोग देशद्रोही, कम्युनिस्ट, सेकुलर और जाने क्या क्या कहते रहे। उन्होंने भारत को चिट्ठी लिखने के स्वरूप में जो कविता लिखी है वो कुछ यूं है। तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छिपे थे भाई, वो मूर्खता, वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गंवाई, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई बहुत बधाई। प्रेत धर्म का नाच रहा है, प्रेत धर्म का नाच रहा है, कायम हिंदू राज करोगे, सारे उल्टे काज करोगे, अपना चमन ताराज करोगे। तुम भी बैठे करोगे सोचा, तुम भी बैठे करोगे सोचा, पूरी है वैसी तैयारी, कौन है हिंदू कौन नहीं है, तुम भी करोगे फतवे जारी। होगा कठिन यहाँ भी जीना, होगा कठिन यहाँ भी जीना, दांतों आ जाएगा पसीना, जैसी तैसी कटा करेगी, यहाँ भी सबकी सांस घुटेगी। भाड़ में जाए शिक्षा विक्षा, भाड़ में जाए शिक्षा विक्षा, अब जाहिलपन के गुण गाना, आगे गड्ढा है ये मत देखो, वापस लाओ गया जमाना। मश्क करो तुम आ जाएगा, उल्टे पांव चलते जाना, ध्यान न मन में दूजा आए, बस पीछे ही नजर जमाना। एक जाप सा करते जाओ, बारंबार यही दोहराओ, कैसा वीर महान था भारत, कितना आलीशान था भारत। फिर तुम लोग पहुंच जाओगे, बस परलोक पहुंच जाओगे। हम तो हैं पहले से वहां पर, तुम भी समय निकालते रहना, अब जिस नर्क में जाओ वहां से चिट्ठी विट्ठी डालते रहना। फहमीदा रियाज की इस कविता से उन लोगों को तो कुछ सीख नहीं मिलेगी जो पहले से जानते हैं कि सांप्रदायिक नफरत के परिणाम कैसे होते हैं, क्योंकि उन्हें परिणामों से नहीं बल्कि अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है। लेकिन प्रदेश के जो लोग सच में प्रदेश की भलाई चाहते हैं, उन्हें ये समझना होगा कि मूल निवास और भू कानून इस प्रदेश के लिए जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि इसे सांप्रदायिक राजनीति चमकाने वालों के हाथ का टूल बनने से बचाया जाए। इस प्रदेश में भू कानून की मवासी घाम उन्हीं लोगों ने लगाई है जो हिंदू मुस्लिम के डिबेट में आपको उलझाए हुए हैं और उधर प्रदेश की ज़मीनों की लूट के सारे दरवाजे खोल चुके हैं। और नहीं तो हमें लद्दाख के सोनम वांगचुक से ही सीखना चाहिए कि अपनी ज़मीन बचाने की लड़ाई को वो आज कैसे लड़ रहे हैं। सोनम के आंदोलन को हम सभी को समर्थन देना चाहिए। इस बारे में हमने कुछ समय पहले विस्तार से भी एक प्रोग्राम किया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। सोनम वांगचुक इन दिनों दिल्ली तक की पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार ने बाकायदा घोषणा पत्र में लिखकर उनसे जो वादे किए थे, अब सरकार वो वादे पूरा करने में जगबगा गई है और बौग मार रही है। हमारे लिए तो वो चिंताएं और भी गहरी हैं, क्योंकि ज़मीनों की लूट का जो डर सोनम को अपने प्रदेश के लिए आज है, उत्तराखंड में बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। भू कानून का सवाल तो उत्तराखंड में बहुत सीधा है और साफ साफ देखा जा सकता है कि इसको खत्म करने का दोषी कौन है। भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार में भू कानून का बंटाधार किया गया। जब इस पर प्रदेश भर में आंदोलन होने लगे तो भाजपा की ही अगली सरकार ने एक समिति बना दी। उस समिति ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए एक और समिति बना दी गई। कमाल की बकी बात है, समिति करके जनता की मति भरमा दी गई और अब उसी भू कानून को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए भी ये लोग बनाना चाहते हैं। मतलब हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही से पूछते हैं वो, शहीदे नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसी है। पर क्या उत्तराखंड की जनता सच में इतनी लाठी काली है कि फिर से इस कांट की हांडी को चढ़ने देगी? तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई भी खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सिमनिया पहला।